हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैं बना रहा हूं आमतौर पे सबके लिए, जो भी फाइनेंस के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहता है, आगे जाकर के फाइनेंस में कुछ भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं विद द व्यू कि ये सीएमए फाइनल एसएफएम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के काम आए। इस प्लेलिस्ट को हम काफी दिन से बना रहे हैं, कुछ वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, यहां से वापस एक सीरीज को कंटिन्यूएशन मिलेगी और आज 7वां कॉन्सेप्ट वीडियो आप सबके सामने है। मैं कह सकता हूं बियॉन्ड एनी कंफ्यूजन एंड विदाउट एनी डाउट कि ये कॉन्सेप्ट वीडियो शायद इस पूरी प्लेलिस्ट का सबसे धमाकेदार वीडियो है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जिन कॉन्सेप्ट्स और जिन फंडामेंटल्स की हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंस की दुनिया में खूब 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 एसेंशियल है। फाइनेंस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबको पढ़ना पड़ता है और वहां पढ़ते वक्त आपको अगर स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी ना हो तो आपके लिए पूरी जर्नी इतनी सुखद नहीं रहती, उतनी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रहती। एंड इसी चीज को और एक्साइटिंग भरा और ही ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए मैं आपके सामने आज पूरे स्टैटिस्टिक्स के जिन जिन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते हैं पोर्टफोलियो में, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखूंगा। अंदाज थोड़ा अलग होगा। मैं यहाँ कोई मैथमेटिकल डिराइवेशन नहीं करता, हमको पता है, मैं हमेशा ही नहीं करता, पर एक इंट्यूटिव डिराइवेशन जरूर कराऊंगा, यानी कि आपको इंट्यूशन से फील कराऊंगा कि हाँ ये फॉर्मूले ऐसे ही होने चाहिए थे। तो उन सारी चीजों के पीछे की ये जर्नी, ये एक बड़ी सारी कॉन्सेप्ट क्लास आपके लिए है और आपको इसे शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना चाहिए। हाल फिलहाल में सीएमए फाइनल के कुछ स्टूडेंट्स ना मेरे पास मतलब एक तरह से एक अपील लेकर के आए कि सर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ना और डीप रूटेड जानना चाहते हैं। और मैं हमेशा से कहा हूं कि सीएमए फाइनल का जो एसएफएम का सिलेबस डिजाइंड है वो इस तरह से डिजाइन नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा परोसे जाएं, क्योंकि हद से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स परोस दिए जाएं या फिर एक्सेसिवली टाइम लिया जाए टू बिल्ड जस्ट कॉन्सेप्ट्स, तो फिर मुझे पता है कि सीएमए फाइनल के लिए वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। एंड इसीलिए हम अपने कोर्स से हट करके आपके लिए ये एक एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहे हैं जो कि चाहता हूं कि सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स देखें। हालांकि देख तो बहुत रहे होंगे, लेकिन सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स खास करके इसको देखें ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स को लेकर के भूख है वो मिट जाए। एक थोड़ा लंबा इंट्रो हो गया, आई होप आप मेरे से बियर किए हो गया अभी तक। अभी शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 7 से, देखते हैं आज हमारे पिटारे में क्या है। शुरुआत करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यार आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं विच वी हैव हर्ड ऑफ, हमें पहले से पता है इन सब चीजों के बारे में, जैसे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस। भैया नाम सुनेला लगता है ना, नाम सुना हुआ है भैया, हाँ जी नाम सुना हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो पूरा इंट्यूशन है वो हमें समझना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो ना तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि काय को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना ही क्यों है, हमको नहीं पढ़ना है ना। तो ये इंट्यूशन आपका सबसे पहले डेवलपमेंट करने के लिए, क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा ये कहना है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना ये मेजर करते हैं डिस्पर्जन, और फाइनेंस की कॉन्टेक्स्ट में आप इसे वोलेटिलिटी का एक मेजरमेंट मान सकते हैं। अब देखो फाइनेंस की दुनिया में अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, यानी स्टॉक्स की और बॉन्ड्स की, ये सब की बात करें, तो यार इनके जो प्राइसेस है ना वो कांस्टेंट नहीं होते। स्टॉक्स के दाम सुबह कुछ शाम को कुछ, तो ये तो लगातार होते रहता है, दाम बदलते रहते हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट कॉन्फाइंड टू स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और बाकी सारे जो डेट मार्केट्स हैं उनमें भी ये होता है। तो प्राइसेस बदलते रहते हैं एंड प्राइसेस के साथ में सारी कैलकुलेशंस भी बदलती रहती है। goes without saying the markets are a volatile place, and वहां पे volatility अगर आप मेजर नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने रिस्क को अंडर एस्टिमेट करोगे। यानी मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई बोलते कि स्टॉक्स में भाई इन्वेस्ट कर दे, वहां पे 10% मिलेगा और फिक्स्ड डिपॉजिट में सिर्फ 7% मिलेगा, तो हम सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, यही सोचा रहेंगे हम लोग आमतौर पे। बट सच्चाई ये है कि नहीं भाई, स्टॉक मार्केट ऑल्सो कम्स विथ इट्स ओन रिस्क। आप जो 10% एवरेज रिटर्न के पीछे भाग रहे हो, जरूरी नहीं है वो एवरेज हर बार मीट हो। आपको बोला गया ऑन एन एवरेज 10% मिल जाएगा, लेकिन आपके भाग्य में क्या है ये कोई नहीं जानता। एंड इसी के लिए वोलेटिलिटी स्टडी करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्जन को स्टडी करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एंड यही पहला कारण है कि क्यों हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की पढ़ाई करना शुरू करते हैं जैसे ही हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भैया डिस्पर्जन की नीड क्या है। तो मैंने आपको बताया ही कि एज एन इन्वेस्टर आपको सिर्फ रिटर्न्स के बारे में नहीं देखना, आपको रिस्क के बारे में भी ख्याल रखना है।
आप कितने रिटर्न के पीछे भाग रहे हो? सही बात है, सभी लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है, बात तो सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी तो वोलेटिलिटी है, और वोलेटिलिटी है तो डिस्पर्जन को मेजर करना पड़ेगा। यानी बिना स्टैंडर्ड डेविएशन और बिना वेरिएंस को समझे, बिना उसे एनालाइज करे, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। करेक्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये जरूरी है एंड इसीलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं आपको, अब देखो कितना सही एग्जाम्पल मैंने बनाया है यहाँ पे, कि यहाँ पे दो तरह के स्टॉक्स मैंने इंक्लूड किए हैं, एक है ए, एक है बी। इसमें रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक ए में आपको महीने का 2% रिटर्न मिल जाएगा और स्टॉक बी में महीने का 1.8%। अब ये जो रिटर्न्स हैं, ये जाहिर सी बात है कोई अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं है। ऑन एन एवरेज ऐसा देखा गया है कि स्टॉक ए में महीने का 2% रिटर्न मिल जाता है, और वहीं अगर हम स्टॉक बी की बात करें तो वहां पे 1.8% ऑन एन एवरेज महीने का रिटर्न आ जाता है। लेकिन इसी के साथ में अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस भी रिपोर्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक ए कम्स विद 10% स्टैंडर्ड डेविएशन व्हाइल स्टॉक बी कम्स विद 6% स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां आपके सामने एक डिलेमा आ गया है। कैसे? देखो, बहुत सिंपल सा बात है। यहां अगर रिटर्न्स के हिसाब से हम जाएं तो ए जीत गया, क्योंकि ए इज ऑफरिंग हायर एवरेज रिटर्न। क्लियर है? दिख ही रहा है भाई, 1.8% से ज्यादा किस में मिल रहा है? 2%, और वो भी किस में मिल रहा है? ए में। तो रिटर्न्स के हिसाब से तो यार हमें ए में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट व्हेन वी लुक एट द रिस्क साइड, तो भाई ए में स्टैंडर्ड डेविएशन है 10% और बी में है 6%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमें थोड़ा तो मालूम है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? रिस्क का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये तो कम चाहिए ना, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। तो कम के हिसाब से तो यार बी जीत रहा है। देखा जाए तो रिस्क एंड रिटर्न दोनों पे आपका नजर होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। एंड सिर्फ रिटर्न को देखेंगे तो आप ए को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ रिस्क को देखेंगे तो बी को कर लेंगे, पर देखना तो दोनों है ना हुजूर। एंड इसीलिए ये तो प्रॉब्लम चालू हो रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को भी हम एड्रेस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो डायरेक्ट आंसर। आप सोच रहे हैं ए या बी में किसी एक को हम फाइनल कर सकेंगे, इतना सरल भी नहीं है। पर वो सब भी एनालाइज करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकला कैसे, ये भी तो जरूरी है ना। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि रिस्क एंड रिटर्न का ट्रेड ऑफ कैसे किया जाता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम ये सीखना चाहेंगे कि यार ये वेरिएंस क्या बला है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बला है, ये कोवेरिएंस क्या बला है, को रिलेशनशिप क्या बला है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं। आओ जी, आपके लिए ना मैं यहाँ पे मीन कैलकुलेशन कराऊंगा आपको, यानी कि मैं एवरेज रिटर्न कैलकुलेशन कराऊंगा पर मंथ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब देखो, एकदम रेलिवेंट एग्जांपल्स ले रहा हूं, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स ले रहा हूं, और एकदम रेलिवेंट मंथ्स के लिए ले रहा हूं। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप इसको 2 साल 3 साल बाद भी देख रहे होंगे, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब चल रहा है अगस्त का मंथ, अगस्त 24। तो जुलाई 24 से लेकर के पिछले 10 महीनों के मैंने रिलायंस में आए हुए रिटर्न्स को प्लॉट कर लिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री पिछले 10 महीनों में मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न दिया है, ये हमारे पास में एक्चुअल इंफॉर्मेशन, आप चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जुलाई है, जून है, मई है, अप्रैल है, मार्च है, फिर फरवरी है, जनवरी है, दिसंबर है, नवंबर और अक्टूबर है। सो वी हैव गॉट 10 प्रायर मंथ्स जिसमें रिलायंस का स्टॉक कितना परसेंट रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, वो हमारे सामने है। इस डेटा को हम कहते हैं मेन डेटा। करेक्ट? इसे इंफॉर्मेशन को हम एक्स आई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्स आई। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन्हें हम कहते हैं डेटा सीरीज एक्स, डेटा सीरीज एक्स। और इसमें एक्स आई इसलिए लिखते हैं बिकॉज आई का मतलब होता है इंटीजर। करेक्ट? आई का मतलब क्या होता है? इंटीजर। तो जब आप x1 लिखते हो तो इसका मतलब x की पहली वैल्यू, जब आप x2 लिखते हो तो इसका मतलब होता है x की दूसरी वैल्यू, जब आप x3 लिखते हो तो इसका मतलब होता है x की तीसरी वैल्यू, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलेगा जब तक आपका xn नहीं आ जाता, और xn हमारे केस में है 10, तो यहां पे 10वीं वैल्यू जो होगी वो होगी -2.08%, -2.08%। एंड इस तरह से हम अपने डेटा सेट को डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो यहां फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हम यहां कर क्या रहे हैं दोस्तों। हम यहां पे कैलकुलेशन ये कर रहे हैं दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड मीन। और वो मीन कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हमने सबसे पहले डेटा सीरीज का पता लगाया। तो x की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम x1 x2 ऐसे करके x10 तक ऑब्टेन करेंगे। अब इससे अपने मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? और अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें आता है, ये तो हम पहले से सीखे हुए हैं, हमें पता है सबको टोटल करना है, डिवाइड बाई 10 करना है, मीन आ जाएगा। एग्जैक्टली आपको पता है ना। तो उसी चीज को इस फॉर्मूले में नजर कीजिएगा।
ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ना ऐसा नहीं है कि कोई रटने वाला फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। आपने क्या कहा कि हम x1 x2 ऐसे करके सबको जोड़ देंगे x10 तक, आपने यही कहा ना। तो आप x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके x10 तक सबको जोड़ोगे। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, टोटल ऑफ xi, यानी x इंटीजर में 1 से लेके 10 तक अपने पास जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को अगर मैं टोटल कर दूं तो उसे मैं कह सकता हूं ना समेशन ऑफ xi। करेक्ट, यस। अब क्लिक कर रहा है, कई बच्चों को क्लिक कर रहा है कि और हो इस फॉर्मूले को ऐसे समझा जाता है। ये फॉर्मूला सबको याद है और बहुत पहले से याद है, ये फॉर्मूला पता है सबको, लेकिन ये फॉर्मूले को कैसे इंटरप्रेट करें, इसके पीछे का इंट्यूशन क्या, शायद थोड़ा और क्लैरिटी आया। तो यहाँ x की जितनी वैल्यूज है उन सबको हम टोटल कर रहे हैं, इसलिए आ गया समेशन xi। अब इसके बाद एवरेज करने के लिए आपने खुद ने कहा कि इन सबको जोड़ो और उसके बाद डिवाइड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 10। तो यहां पे भी हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो फॉर्मूला कोई फैंसी फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, जो कि एक तरह से सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू को टोटल करना है और फिर उसको डिवाइड बाय n करना है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है। तो ये हुआ, सबसे पहले ये समझना कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है। क्लियर? तो अभी तक की पूरी कहानी वापस आपके सामने रख रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पिछले 10 महीने के जो एक्चुअल रिटर्न्स हैं उनको मैंने प्लॉट किया आपके सामने। अब उसको प्लॉट करके मैं ये पता करना चाहता हूं कि रिलायंस ऑन एन एवरेज एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न देता है। तो ये मैंने कैलकुलेशन करी तो रिजल्ट आया 2.15%। इसका मतलब क्या है समझिएगा प्लीज। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप अगर रिलायंस के पिछले 10 महीने को स्टडी करें तो ये डेफिनेटली निकल करके आता है कि रिलायंस में इन्वेस्ट करने वाला महीने का 2% से ज्यादा रिटर्न कमा रहा है, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न, मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब आप कहेंगे देर क्या बात की है, हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। रुक जाओ, सब्र करो, मैं समझा रहा हूं क्या गड़बड़ है यहां। प्रॉब्लम बस ये है कि आपने जो ये 2.15% का बात किया है, तो मैं आपको बस बता देना चाहता हूं कि ये एक एवरेज है और यही आपको मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप कहेंगे थोड़ा सा नॉन टेक्निकल समझाओ, तो नॉन टेक्निकल ले लो जी। विराट कोहली की एवरेज क्या है, 55 के आसपास। क्या हर मैच में वो 55 ही बनाता है? नहीं ना भैया, कभी 100 मार देता है तो कभी 0 पे भी आउट हो जाता है। तो ऐसे में आप विराट के भरोसे ये नहीं रह सकते कि वो हर मैच में जाएगा और 55 रन मारेगा। वैसे ही रिलायंस है, 2% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है ऑन एन एवरेज ऑन अ पर मंथ बेसिस, विच इज वेरी गुड। लेकिन क्या ये हर बार आपको मिलेगा? तो जवाब है शायद नहीं। अब ये कितना वॉलेटाइल रहता है ये हमें पता करना है। यानी 2.15% जो 2.15% है, इससे रिटर्न कितना ऊपर नीचे रहता है ये हमको समझना है। और इसी चीज को समझने के लिए हम डिस्पर्जन का सहारा लेंगे। डिस्पर्जन की शुरुआत होती है स्कैटर प्लॉट के साथ, यानी एक ग्राफ के साथ में। ये ग्राफ आपके सामने ये रखा मैंने, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि सबको दिखे और ज्यादा बेहतर दिख जाएगा ऐसे। यस, अब इस ग्राफ पे नोटिस कीजिएगा। इस ग्राफ में अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने ना नीचे पीरियड्स डाल दिए 1 से लेकर के 10। तो 10 महीने हमारे पास, ये 10 महीने को मैं प्लॉट कर रहा हूं। फिर मेरा जो मीन है 2.15%, ये यहां पे है 2.15% का, यहां पे मेरे पास में मेरा मीन है। अब हर ऑब्जर्वेशन की जो हमारी वैल्यू है ना, उसको मैं प्लॉट कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जुलाई का था -3.82%, तो ये रहा जुलाई, और जुलाई में आप देख सकते हैं 3.82% मैंने प्लॉट किया है फॉर जुलाई। इसी तरह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर करके मैंने पूरे, सॉरी पीछे जा रहे हैं ना, तो जून, मई एंड अप्रैल वगैरह सब करके मैंने यहाँ पे सारी प्लॉटिंग कर दी। तो हम महीने वाइज यहाँ पे सारी प्लॉटिंग कर चुके हैं। एंड आपको देख करके थोड़ी हैरानी होगी कि यार सोचा था क्या क्या हो गया। रिलायंस में हम सोचे थे 2.15% रिटर्न मिलेगा, पर एक भी ऑब्जर्वेशन 2.15% पे नहीं है। ये आपने नोटिस किया? आप 2% के भरोसे जा रहे हो, करेक्ट, और एक भी बार 2% तो रिटर्न मिला ही नहीं है, 2.15% रिटर्न नहीं मिला है। कभी ज्यादा मिला है और कभी कम मिला है। और यही हमको डिस्पर्जन का फील देता है। कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी फिर नीचे है, कभी एकदम बरोबर में है, एकदम थोड़ा सा नीचे है, कभी बहुत ज्यादा ऊपर है, कभी फिर भी ऊपर है, कभी थोड़ा सा ऊपर है, कभी थोड़ा ज्यादा नीचे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्पर्जन है वो फैला हुआ है। आपके जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस है एक्स है, याद रखिएगा, ये आपके मीन से दूर है दोस्तों। So your actual observations are not equal to your mean. आपका मीन है 2.15%। क्या आपके एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस सारे के सारे आपके मीन पे फॉल करते हैं? क्या उस मीन लाइन पे फॉल करते हैं? जवाब है नहीं भैया, कुछ ऊपर है और कुछ नीचे हैं।
यानी कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि रिलायंस में 2% का एवरेज जरूर है, लेकिन एक्चुअल में रिटर्न या तो उससे ज्यादा ही होता है या उससे कम होता है। और इस छितराव को, मेरी ज्यादा हिंदी को थोड़ा माफ कीजिएगा, पर समझाना, डिस्पर्जन को समझाने के लिए छितराव इज द बेस्ट वर्ड। इस छितराव को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पर्शन। एंड ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये छितराव डेंजरस है। ये आपके 2.15% के जो सपने हैं उसको बहुत बहुत दूर ले जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप 2% कमाने गए और आप -4% लेकर के आ रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। एंड इस चीज को ही तो समझना है, इसीलिए हम डिस्पर्जन के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इस छितराव को कहते हैं डिस्पर्जन। और अब हमारा सफर यहां से शुरू होता है कि इसको मेजर कैसे करें। हाउ डू वी नो कि ये छितराव कितना है? तो आओ शुरुआत करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए, ठीक है? इन क्वेश्चंस का आप ठीक ठीक जवाब देंगे। चलिए, क्वेश्चन मेरा सबसे पहला ये है कि डिड यू नोटिस हाउ मीन एंड ऑल ऑब्जर्वेशंस स्प्रेड ऑन द स्कैटर प्लॉट? क्या आपने स्कैटर प्लॉट पे सारे नंबर्स को समझा? कौन कैसे प्लॉट हुआ, मीन कैसे निकला और बाकी पॉइंट्स कैसे आए, वहां तक क्लैरिटी आई थी? गुड। फिर डिड यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डिस्पर्जन लुक्स लाइक? क्या वो छितराव फील हुआ आपको? हाँ भैया, वो भी फील हुआ। दिखा कि मीन पे तो वैल्यूज है ही नहीं, कोई वैल्यू ऊपर है, कोई वैल्यू नीचे है, एंड जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको एक नया सवाल दूं और ये कहूं कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से स्कैटर प्लॉट में ज्यादा डिस्पर्जन है, तो क्या पता लगा लोगे? और वो दो डायग्राम्स हैं ये वाले, सिंपल इलस्ट्रेशंस आपके लिए। आप ये बताइए कि ये आपका फिगर नंबर 1 है और ये आपका फिगर नंबर 2। इन दोनों की मीन यहां पे है और ये इसकी मीन है। दोनों की अगर आप ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू देखेंगे तो इसके ऑब्जर्वेशंस यहां फॉल कर रहे हैं और इसके ऑब्जर्वेशंस इतने दूर दूर में फॉल कर रहे हैं। इनमें आप बता सकते हैं कि डिस्पर्जन किसका ज्यादा है, फिगर 1 का कि फिगर 2 का? किसका? फिगर 2 का। हाँ भैया, वो तो दिख ही रहा है। यहां पे अगर आप वर्टिकल डिस्टेंसेस देखेंगे तो ज्यादा है और यहां वर्टिकल डिफरेंसेस देखेंगे तो कम कम है भैया। यानी एक्स आई और एक्स मीन के बीच का जो फर्क है वो यहां पे है लोअर, और यहां एक्स आई माइनस एक्स मीन का जो फर्क है वो है हायर। क्लियर? क्लियर? बात समझ में आ रही है? एक्स आई माइनस एक्स मीन यहां क्या है? लोअर, और यहां क्या है? हायर। तो जहां पे आपके मीन और आपके एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के बीच का फर्क ज्यादा हो वो ज्यादा डिस्पर्स्ड है। तो ये है हायर डिस्पर्जन। हायर डिस्पर्जन का मतलब ये ज्यादा रिस्की भी है, ये ज्यादा रिस्की भी है। सो कम रिस्की है फिगर 1 एंड ज्यादा रिस्की है फिगर 2। ये भी कंक्लूड हुआ। तो अब मेरा मन कर रहा है कि इस डिस्पर्जन को ना हम मेजर करें। तो देखो, इस डिस्पर्जन को मेजर करने का एकदम सीधा उसूल है। अगर ये आपका मीन है और आपकी एक वैल्यू यहां है, एक वैल्यू यहां है, एक वैल्यू यहां है, एक वैल्यू यहां है, तो मैं कहता हूं इन वैल्यूज के डिफरेंसेस को आप जरा टोटल तो लगाओ। सो बेसिकली ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को, इस डिफरेंस को, इस डिफरेंस को, इस डिफरेंस को हम प्लॉट करना चाहेंगे, हम इसकी वैल्यू पता करना चाहेंगे, और फिर इनकी जो डिफरेंसेस आ रही हैं उनका भी एवरेज निकाल करके हम पता कर लेंगे कि ऑन एन एवरेज एक ऑब्जर्वेशन अपने मीन से कितना दूर रहता है। करना चाहोगे ये कैलकुलेशन? चलो करते हैं। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हमने पीरियड एक्स आई एक्स मीन की इंफॉर्मेशन ली है और हमने एक्स आई और एक्स मीन के बीच का जो फर्क है उसको ढूंढना शुरू किया है, ठीक है ना? तो हम बेसिकली अब ये देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे मीन से कितना दूर रह जाता है। तो हमने पहले ऑब्जर्वेशन के लिए देखा, पहले पीरियड में हमारा जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है वो है -3.82, जबकि मीन की वैल्यू है 2.15%। तो ये तो बहुत दूर है। क्या इसके बीच का जो फर्क है वो है -5.97। ये कैलकुलेशन करने के लिए मुझे पता है कई बच्चे अभी कैलकुलेटर में गलती करने वाले हैं, तो प्लीज कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही कीजिएगा। -3.82 पहले टाइप कीजिए, फिर उसमें से माइनस कीजिए 2.15, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -5.97%। जो लोग थोड़े से क्यूरियस हैं, नर्ड्स हैं, उनको मैं बता देता हूं कि आप जिस चीज को अभी फिलहाल देख रहे हो, बहुत सारा मेरे को यहां पे ना वैल्यूज हटाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं जो -5 पॉइंट समथिंग परसेंट आपसे कैलकुलेट कराया हूं ना, वो एक्चुअल में इसकी वैल्यू है, ये माइनस वाली। क्लियर?
इसी तरह अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट आएगा, अच्छा 5.97 था, माई बैड, ये 5.97 है, 5.97% माइनस में। अब इसी तरह सेकेंड वैल्यू का हम कैलकुलेशन करें तो सेकेंड वैल्यू का रिजल्ट है 5.28, इसमें से माइनस करेंगे 2.15, तो ये कितना ऊपर है, ये है 3.13% ऊपर। तो ये अपने अब वापस अगर इस पे चलें तो ये वैल्यू है 3.13%। इसी तरह हम सारे वर्टिकल डिफरेंसेस कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हमने कर लिए भाई, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ की हुई है। ये वर्टिकल डिफरेंसेस सारे बेसिकली हमने एक्स आई लिया और उसमें से एक्स मीन माइनस किया और फिर सारे डिफरेंसेस को यहां पे लिख लिया। अब यहां नोटिस करना कि कुछ डिफरेंसेस माइनस में है और कुछ डिफरेंसेस प्लस में है। अब पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यह आएगा कि आप काय को बॉदर हो रहे हो प्लस वाले डिफरेंस के लिए। ये कई बच्चों के दिमाग में आएगा, जिनके नहीं आ रहा है दिमाग में डालो, आप खुद सोचो। अरे भाई आप रिलायंस में 2.15 के लिए जा रहे थे, अगर रिलायंस आपको उससे ज्यादा दे देता है तो आपको प्रॉब्लम क्या बात की है भाई, एंजॉय करो, है ना, यही तो बात आएगा। तो भैया आप काय को सारे को कैलकुलेट करो, सिर्फ नीचे नीचे वालों को कैलकुलेट करो ना। तो उसका जवाब है मेरे पास में कि भाई हम लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयरों को लॉन्ग नहीं करते, हम शॉर्ट भी करते हैं। तो कभी लॉन्ग वाले को नुकसान होगा, कभी शॉर्ट वाले को होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जब हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो हम वन साइडेड वोलेटिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं ऑफ द एंटायर स्टॉक। तो इसमें बढ़ना भी डेंजरस है और घटना भी डेंजरस है। घटेगा तो लॉन्ग जो करता है यानी जो खरीदता है शेयर को उसके लिए डेंजरस, आई अग्री, और बढ़ जाए तो शॉर्ट वाले के लिए डेंजरस है, बट डेंजरस डेंजरस है। एंड इसीलिए हम वोलेटिलिटी को यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस दोनों को लेंगे, तो हमने यार प्लस माइनस सारा लिया, तो यहां पे जो हमारे डिफरेंसेस आए हैं ना, एक्स आई माइनस एक्स मीन, इसको सबको अब पकड़ करके हम टोटल करेंगे, लेकिन टोटल करते ही गड़बड़ हो जाती है, सबका रिजल्ट 0% आ जाता है। भैया ये कैसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे आप सब में से मीन ही माइनस कर रहे हो और मीन आपकी एवरेज से ही आया है, तो प्लस और माइनस की वैल्यूज टोटल होकर के 0 ही होगी, हर बार होगी। तो अब ये गड़बड़ भी हो गई। एक तरफ मैंने कहा कि प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। आपके माइंड में एक बार आ गया था कि सिर्फ नीचे नीचे वाला लो ना, ऊपर वाला ले ही क्यों रहे हो, तो मैंने आपको उसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई सिर्फ शेयर खरीदते नहीं है, कभी कभी हम शॉर्ट भी करते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए प्लस जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट माइनस है, दोनों हमको चाहिए। तो हमने वोलेटिलिटी में प्लस वाली वैल्यूज भी ले ली, नेगेटिव वाली वैल्यूज भी ले ली। ये सारी वैल्यूज को हमने डिराइव किया बाय सबट्रैक्टिंग अवर मीन वैल्यू फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो एक्स आई माइनस एक्स मीन किया, तो हम बेसिकली यहां क्या किए, हम किए समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन। आप खुद देख लो, हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया एक्स आई माइनस एक्स मीन, टोटल 10 बार कैलकुलेट किया और फिर उसका टोटल किया, टोटल करने पे वो 0 आ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन तो 0 आ जा रहा है, यानी ये रास्ता तो सही रास्ता नहीं है। ये रास्ता तो कहता है कि भाई वोलेटिलिटी ही नहीं है, जो कि सच नहीं है। आपके स्टॉक में वोलेटिलिटी है, देख के ही समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू 0 आना हर बार ही आएगा, ये कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो अब आगे क्या करें, तो आगे एक और रास्ता है। आगे ये रास्ता निकलता है कि आपकी कुछ वैल्यूज प्लस और कुछ वैल्यूज माइनस है, तो एक बार खामखा के लिए सारी वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, स्क्वायर करते हैं सारी वैल्यूज को। सो बेसिकली हमें क्या करना है, जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए ना यहाँ पे, ये वाले जितने भी रिजल्ट्स आए, इन सबको हम खामखा स्क्वायर कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि जैसे आप स्क्वायर करेंगे माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस इज ऑलवेज प्लस। सो माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस भी प्लस रहेगा, आपस में फिट टू सोने का बात रहेगा ही नहीं। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जब हम एक्स आई माइनस एक्स मीन का समेशन करे थे तो 0 आ जा रहा था। बेसिकली प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू आपस में फिट टू हो जा रही थी। पर अब अगर आपको इसको एलिमिनेट करना है इस प्रॉब्लम को, तो स्क्वायर करो ना। स्क्वायर करने से पॉजिटिव वैल्यूज विल आल्सो बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल आल्सो बिकम पॉजिटिव। नाउ समिंग अप वोंट गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तो इसीलिए हमने यहां क्या किया, हमने सबको स्क्वायर करना शुरू किया एंड दिस इज वेयर आवर रिजल्ट्स आर। पीरियड 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स मीन की वैल्यू ऑलरेडी थी, हमने उसको बेसिकली स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 0.36 परसेंटेज स्क्वायर। अब ये परसेंटेज स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि आपका एक्स आई माइनस एक्स मीन का जो रिजल्ट था वो परसेंटेज फॉर्म में था। तो जैसे ही आप इसे स्क्वायर करेंगे आपका यूनिट भी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू तो स्क्वायर हो गई, यूनिट भी स्क्वायर होगा। इट इज जस्ट लाइक 2 फीट इंटू 3 फीट इज 6 स्क्वायर फीट। तो सिर्फ आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती, इसके साथ में आपकी जो यूनिट्स भी हैं वो भी स्क्वायर हो जाते हैं।
तो उसी तरह परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा। आई नो परसेंटेज स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं निकल करके आता है, बट फिर भी एक बार के लिए मान लो कि ये कोई यूनिट है। अब यहां अगर आप गौर करेंगे ना, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। क्या बात है भैया, सारी वैल्यूज सच में पॉजिटिव है, तो इसका टोटल लगाया जा सकता है। तो अब मैंने यहां क्या किया, मैंने सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स मीन की वैल्यू निकाली थी। इनको जोड़ने पे प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कुछ पॉजिटिव वैल्यूज थी और कुछ नेगेटिव। सबको जोड़े तो जीरो आ जा रहा था, तो मैंने उपाय निकाला कि इसको स्क्वायर कर देते हैं, खामखा स्क्वायर कर देते हैं। हमने इसे स्क्वायर किया और फिर इसका टोटल लगाएंगे, और जब टोटल लगा रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 2.19% स्क्वायर। इसका रिजल्ट आ रहा है 2.19% स्क्वायर। आप खुद देख सकते हैं हमने ये काम किया। सो एक्स आई माइनस एक्स मीन किया, उसको स्क्वायर किया और बाद में उसका समेशन कर दिया। क्लियर? अब इसी को डिवाइड बाई एन भी करेंगे क्योंकि हम एवरेज चाहते हैं, एवरेज डिविएशन पर ऑब्जर्वेशन। अरे भाई 2.19 तो पूरे डेटा सेट का आया ना डिस्पर्जन, हमें हर एक वैल्यू का डिस्पर्जन चाहिए। तो उसको करने के लिए हम डिवाइड बाई 10 कर देंगे, विच इज अवर ऑब्जर्वेशन वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे अब हमारा पूरा फॉर्मूला बना समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने एक्स आई माइनस एक्स मीन क्यों किया, जवाब है स्कैटर प्लॉट को देख करके। हम अगर ये पता करना चाहते हैं कि हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे मीन से कितना दूर है, तो उसके लिए हमें एक्स आई में से एक्स मीन माइनस करना चाहिए, भले ही प्लस में हो या नेगेटिव में हो। तो एक्स आई माइनस एक्स मीन करना जरूरी है। इसका प्रॉब्लम यह है कि जब आप ये करते हो तो उसके बाद सबको जोड़ते ही वैल्यू जीरो आ जाती है, तो फिर उसको स्क्वायर करना जरूरी है, इसलिए यहां स्क्वायर किया। फिर उसका टोटल लगाते हैं और टोटल लगा करके उसको डिवाइड बाई एन करते हैं ताकि पर ऑब्जर्वेशन का वोलेटिलिटी आ जाए। तो ये जाकर के हमारा वेरिएंस पर ऑब्जर्वेशन आ जाता है। रिजल्ट आ रहा है 0.22% स्क्वायर। एंड मैंने यहां लिखा है कि यही वेरिएंस है दोस्तों। अगर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट में मजा आया ना, तो समझ लो आप बहुत अच्छे से सीख गए हो सारी चीजों को। आपको वेरिएंस के पीछे का पूरा एक्चुअल रीजन अच्छे से समझ में आया है। कहानियां खत्म नहीं होती, थोड़ा सा और बाकी है। अब आपको वेरिएंस में यार प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, मुझे तो आ रही है बहुत ज्यादा। भैया ठीक है वेरिएंस निकल गया, पर हमें ये परसेंटेज स्क्वायर जमा नहीं भैया, ये परसेंटेज स्क्वायर नहीं जमा हमको। ये क्या होता है, मतलब परसेंट एक यूनिट होता है, पर परसेंट स्क्वायर। एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि वेरिएंस के एक प्रॉब्लम है। वेरिएंस की प्रॉब्लम यह है कि इसमें परसेंटेज स्क्वायर आएगा जो आपको चलेगा नहीं। तो मैं कहता हूं जिस तरह आपने खामखा एक बार स्क्वायर किया था ना, अब खामखा एक बार अंडर रूट करके वापस बैक टू ओरिजिनल यूनिट्स पे आ जाओ। एंड जैसे ही आप ये काम करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो आप 0.22% स्क्वायर को अंडर रूट करके पहुंचेंगे 4.68% पे। ये अब आपके लिए बन गया स्टैंडर्ड डिविएशन। सो वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन का अंडर रूट करके आता है, पर ऐसा क्यों करते हैं अब आपको लॉजिक समझ में आया होगा। क्योंकि वेरिएंस की कैलकुलेशन करते वक्त हम प्लस माइनस वाली जो सेट ऑफ हो रही थी उसको हम एलिमिनेट करना चाहते थे। उसके लिए हमने खामखा स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करने के बाद सारा कैलकुलेशन कंप्लीट किया, लास्ट में उस गलती को वापस रिवर्स किया बाय अंडर रूटिंग द सॉल्यूशन। और ये करते ही हमारे पास अब आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू। बोलो मजा आया भैया? बड़ा मजा आया। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का आप फॉर्मूला एक बार वापस ब्रशअप करा दो। तो भैया बहुत सिंपल है, वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम कि एक्स आई में से एक्स मीन माइनस करो, फिर उन सबको स्क्वायर करो, फिर उनका टोटल करो, फिर डिवाइड बाई एन करो। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और भैया वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ एक बार अंडर रूट कर दो, सेम फॉर्मूला अंडर रूट कर दो। भैया वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन जाते ही क्यों है? क्योंकि वेरिएंस का वो परसेंटेज स्क्वायर हमको जमता नहीं है। वेरिएंस के जो स्क्वायर्ड यूनिट्स हैं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे। एंड इसीलिए हम यहां पे परसेंटेज स्क्वायर को वापस परसेंटेज फॉर्म में लाने के लिए अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुंचते हैं। लॉजिक क्लियर? इसी लॉजिक को थोड़ा सा और बिल्टअप करें तो यार वेरिएंस के फॉर्मूले से ही कोवेरिएंस का फॉर्मूला निकल जाता है। वेरिएंस के फॉर्मूले को अगर आप गौर करेंगे तो उसमें आप करते हैं एक्स आई माइनस एक्स मीन, फिर आप करते हैं उसको होल स्क्वायर, फिर आप करते हैं उसको टोटल, और फिर डिवाइड बाई एन करते हैं। यही काम करते हैं ना। कोवेरिएंस ये कहता है कि जब आप एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर करते हो तो आप एक तरह से एक्स आई माइनस एक्स मीन और एक्स आई माइनस एक्स मीन को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, दो बार मल्टीप्लाई करते हो। तो कोवेरिएंस ये कहता है
कि भाई हम तो दो दो वेरिएबल्स लेकर के चल रहे हैं। कोवेरिएंस में दो वेरिएबल होते हैं। मैं इसका आपको एक्चुअल मीनिंग नहीं समझा रहा हूं ये क्या है, उसको रिजर्व रखते हैं बाद के लिए, लेकिन फिर भी ये समझाना चाह रहा हूं कि कोवेरिएंस आता कैसे है वेरिएंस से। तो भाई वेरिएंस में क्या होता है, आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर का मतलब हो गया दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल दो बार मल्टीप्लाई होता है। बट यही चीज अगर कोवेरिएंस के साथ करोगे तो आप इसको करोगे एक बार x के साथ और फिर एक बार y के साथ। समझे? तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह वेरिएंस का फॉर्मूला बनता है, मैं वापस लिख करके समझा रहा हूं। वेरिएंस का फॉर्मूला बनता है एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर, उसको मैं लिखने वाला हूं एज एक्स आई माइनस एक्स मीन, फिर समेशन, फिर एन। तो कोवेरिएंस ये कहता है कि यही सेम काम करो लेकिन एक्स वाई के साथ, तो हम समेशन करेंगे ही, लेकिन एक्स आई माइनस एक्स मीन और वाई आई माइनस वाई मीन की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। सो हम बेसिकली एक कंपोनेंट ले रहे हैं एक्स आई माइनस एक्स मीन, एक कंपोनेंट ले रहे हैं वाई आई माइनस वाई मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर समेशन करके डिवाइड बाई एन कर रहे हैं। बात समझ में आई? यही चीज फॉर्मूले में आप नोटिस कर सकते हैं। वी हैव डन एक्स आई माइनस एक्स मीन, फिर वाई आई माइनस वाई मीन। सो एक्स आई माइनस एक्स मीन को दो बार मल्टीप्लाई नहीं करके एक बार एक्स लिया एक बार वाई लिया, क्योंकि को का बात है, को मतलब दो वेरिएबल, एंड फिर उसका समेशन और फिर डिवाइड बाई एन। तो देखा जाए तो कोवेरिएंस और वेरिएंस का फॉर्मूला कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, दोनों एकदम सिमिलर हैं। और अब मैं उसके बीच का भी जो गैप था उसको ब्रिज करने में आपकी मदद कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम वापस वही है, कोवेरिएंस की भी लिमिटेशन ये है कि कोवेरिएंस में भी जो यूनिट्स होते हैं हमारे वो स्क्वायर्ड हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो भाई एक्स आई माइनस एक्स मीन का रिजल्ट भी परसेंटेज फॉर्म में आता है और वाई आई माइनस वाई मीन का भी रिजल्ट परसेंटेज फॉर्म में आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज स्क्वायर फिर आ जाएगा। यानी स्क्वायर्ड यूनिट वाली जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वेरिएंस तक सीमित नहीं है, वो कोवेरिएंस में भी होती है। एंड इसीलिए कोवेरिएंस से को रिलेशनशिप निकाला जाता है और वो करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, और कोवेरिएंस को या को रिलेशन को यूनिटलेस बना दिया जाता है, यूनिटलेस। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम कभी गहराई में चिंतन करेंगे, अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लास में कवर करेंगे। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशनशिप को अलग से एक और बार कवर करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि कोवेरिएंस जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बार कोवेरिएंस को भी हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, और कोवेरिएंस से कोरिलेशनशिप क्यों निकालते हैं उसके पीछे का जो रीजन है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इस कॉन्सेप्ट क्लास में दिल खोल करके सारे कॉन्सेप्ट्स जो स्टैट्स के हैं, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम आते हैं, उनको आपके सामने मैंने रखने की कोशिश करी। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मजे ही मजे हैं भाई, मजे ही मजे। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।